दोस्तों कुछ कंटिन्यूसली हम बोल सकते हैं दिनों की तेजी के बाद में आज के दिन भी मार्केट थका नहीं, बल्कि निफ्टी आज प्लस में जाके बंद हो चुका है। 41 पॉइंट्स की अपसाइड आप इसमें देख सकते हैं। निफ्टी बैंक को देखिए 342 पॉइंट्स का जंप है। मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 422 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप की बात करें तो 122 पॉइंट्स की तेजी, ये 11% के साथ में ऊपर चले गए थे ओपन मार्केट में। क्लोजिंग बेसिस में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग देकर ये क्लोज हो चुके हैं। एडवांस और डिक्लाइन को देखें तो तेजी के स्टॉक्स मैक्सिमम है मंदी के कंपैरिजन में। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर क्या कर सकता है। अब मैं आपको कुछ कॉल तो दूंगा नहीं कि अभी आप बाय करो बेचो। जस्ट मैं अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी ऐसा मार्केट होता है जिसमें हम ऑल टाइम हाई पर भी नहीं है लेकिन हम लो पे भी नहीं है, हम बीच में है, तो ऐसे में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। ऑल टाइम हाई पे चलो हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधा नहीं लगाने पैसे, भी इन्वेस्ट नहीं करना है। लो पर हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, स्लोली स्लोली हम बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीच का मार्केट होता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे फोमो भी हो सकता है, उसके बाद में मार्केट नीचे जाए, और यहाँ पे हो सकता है अपन मिस कर जाए और मार्केट ऊपर चल जाए। तो मैं क्या अभी सोच रहा हूँ मार्केट को देखते हुए, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथ में कुछ कंपनीज है, नंबर्स में आपको बताऊंगा, यूएस के मार्केट के ऊपर भी चर्चा होने वाली है। सेक्टर्स को देख लेते हैं। तो रियल्टी में अच्छी तेजी, सेक्टर्स के ऊपर भी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, रियल्टी एफएमसीजी सब कुछ डिटेल में, ताकि सेक्टर के बारे में भी आपको पता चले कि कौन सा सेक्टर कितना रिस्की है और कौन सा सेक्टर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट या फिर कंपाउंडिंग आपको कमा के दे चुका है, दे सकता है, और कहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के आज के दिन दो सेक्टर्स थे जो अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। आईटी की तो एक्सपेक्टेशन थी अंडर परफॉर्मेंस की, क्योंकि कल के दिन नेस्टेक ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, ठीक है, यहाँ पे बनता था। अब देखिए अभी की क्या सिचुएशन है। अभी देखिए दोस्तों, यूएस के मार्केट ओपन हो चुके हैं और अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं। और यहाँ पे डाउ जोन्स में अच्छी तेजी है, 740 पॉइंट्स का जंप है, 2% के साथ में उछाल है। ठीक है, तो डाउ जोन्स भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ओपनिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद में अच्छी तेजी के साथ में ये परफॉर्म कर रहा है। नेस्टे को भी देख लेते हैं, तो इसके अंदर 2% का जंप है। अब देखो एक दिन में 2% के साथ में क्रैश होता है, कभी 2% के साथ में तेजी आती है। तो मार्केट का यही काम है, वॉलेटिलिटी और फियर में इन्वेस्टिंग की जाती है, ग्रीड में प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, या फिर ग्रीड में अपने आप को रोका जाता है। मतलब जब मार्केट के अंदर ग्रीड हो, जैसे अभी के समय ग्रीड चल रहा है, जो मार्केट अभी 10% चला है अपने लो से, वो ग्रीडी इन्वेस्टर भी उसको देखेंगे, क्योंकि 10% चल चुका है तो फोमो करेंगे कि चलो अब ये अपन और लेते हैं, हो सकता है और तेजी बन जाए। और जब मार्केट नीचे होता है, जब काफ़ी लोग नहीं करते इन्वेस्टिंग, फियरफुल हो जाते हैं। अब देखो गैप अप ओपनिंग है, साथ में अच्छी तेजी है। सो क्या रीज़न बन गया मार्केट के ऊपर जाने के पीछे का। देखिए यहाँ पे आपको जस्ट बताने की कोशिश की है, कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स भी ऊपर हैं क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं भारी मात्रा में। इसका मतलब यह है कि काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके नंबर्स आज के दिन अनाउंस होने वाले हैं। अभी कल परसों हमने बातचीत की थी कि बड़ी जो टेक कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, जो फैंग में हम लेके चलते हैं, उनके नंबर्स आने वाले हैं। तो उसकी वजह से इंडेक्स अभी तेज है। यानी काफ़ी कुछ कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, नंबर्स अच्छा है होगे। और नंबर्स कैसे देखो, नंबर्स तो वैसे ही आएंगे जैसा कंपनी ने काम किया है। स्टॉक प्लस माइनस इसलिए होते हैं कि स्टॉक अभी नीचे आ गए थे, अब कंपनी ने नंबर्स दे दिए ठीक ठाक से, तो स्टॉक वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस के स्टॉक्स अभी तेज हैं क्योंकि वहाँ की कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एफआईज के फ्लो की। एफआईज अभी क्या कर रहे हैं इंडिया में, एफआईज अभी बाइंग कर रहे हैं। और ये चीज़ हमने बातचीत की थी इसको लेकर कि टैरिफ की वजह से चाइना से पैसे निकल सकते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि चाइना अभी काफ़ी वीक हो रहा है। और जो प्रिडिक्शंस है, एक्सपेक्टेशंस है, रेटिंग्स है, वो भी काफ़ी कम हो चुकी है चाइना की ग्रोथ की। और इंडिया में दिक्कत है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में कम दिक्कत है, क्योंकि इंडिया और जो यूएस है उसकी डील भी हो रही है अच्छी खासी। अभी आपने देखा होगा हमारे पीएम गए थे यूएस, और उसके बाद में अच्छी खासी डील्स यहाँ पे फाइनलाइज भी हुई है। आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छी टर्म्स के साथ में यहाँ पे कामकाज भी हो सकता है। अब देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बोला जा चुका है पीएम से मिलने के बाद में कि इंडिया फाइनलाइज कर चुका है काफ़ी सारी डील्स को। अब देखते हैं दोस्तों क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंडिया ने भी टैरिफ को कम करने की बातचीत की है। इंडिया कम करेगा तो यूएस भी कम करेगा, और इसी तरह से अगर हम काम करेंगे, मतलब सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ में मिलकर काम करेगी, तो ऑब्वियस है इंडिया को काफ़ी अच्छा बेनिफिट उसका मिलेगा। अब देखो ये सब चीज़ें आती रहेगी, न्यूज़ आपके सामने आएगी। जब मार्केट अच्छा करेगा तो ठीक है, ट्रेड डील अभी हो चुकी है। कभी मार्केट मान लो कल ही गिर जाएगा तो आपके सामने न्यूज़ आएगी कि टैरिफ की चिंताएं बढ़ चुकी है, ट्रंप आगे चल के कुछ कर सकता है, ट्रंप ने कुछ पॉवेल को कह दिया, XYZ, काफ़ी सारी चीज़ें आप सुन पाओगे। तो देखिए अभी निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी है। यहाँ पे हमने देखा डबल बॉटम बना, यानी लोअर लोज के साथ में निफ्टी गिर रहा था, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड का पैटर्न। और यहाँ पे इससे नीचे निफ्टी नहीं गया, तो उसका बोल सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट में रुकावट हुई, तो डबल बॉटम बना।
फिर उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ तक निफ्टी पहुंचा, इसी टॉप से नीचे आया, उसके बाद में वापस से नीचे आया। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न की एक्सपेक्टेशन थी और वो यहाँ पे बन गया। अब डब्ल्यू के बाद में क्या होगा? डब्ल्यू के बाद में ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में तीजी। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ और भी पॉइंट्स नोट करने हैं, जिसमें आप देखोगे तो सिंपली, चलो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे देखिए निफ्टी अभी कहाँ पे अटका हुआ है, ये भी एक पॉइंट है। ये क्या है? रेसिस्टेंस है। तो ये एक रेसिस्टेंस पे रुक गया, अगला रेसिस्टेंस यहाँ पे है। तो अब ये स्मॉल रेसिस्टेंस आपको निफ्टी के देखने को मिल सकते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली अब निफ्टी हो चुका है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग किसके लिए हुआ है? ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग हुआ है ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं। इन्वेस्टर के लिए तो यहाँ पे मौका था जब मार्केट नीचे हो। ये ट्रेडर के लिए एक अच्छी हम बोल सकते हैं एक अच्छा पैटर्न बन चुका है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन चुकी है कि जो मार्केट वीक था, जो मार्केट बेयर था, वो अब बुलिश हो चुका है। तो जो भी ट्रेडर प्लस में काम करते हैं, यानी बाय करके खेलते हैं, शॉर्ट सेलर्स नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये मार्केट हो चुका है टेक्निकली। अगर ये निफ्टी यहाँ से टूट जाता है और अपने पिछले रेसिस्टेंस को, जो भी इसका सपोर्ट बनेगा 23,750, क्योंकि ये 23,750 था, ये 23,750 था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो 23,750 के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो वापस से निफ्टी वीक होगा और वो साइडवेज ट्रेंड में निफ्टी चलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर निफ्टी रहता है तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अब हो चुका है बुलिश और यहाँ से निकल चुका है बाहर। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रेडर को एक डायरेक्शन मिल चुका है पैटर्न के हिसाब से। पहले डायरेक्शन अनक्लियर था, लेकिन अभी डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। अब देखिए एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर तो चलो ठीक है, प्लस साइड में कोशिश करेगा कि उसको जैसे तैसे करके अपॉर्चुनिटीज़ मिले, थोड़ा सा भी नीचे मार्केट जाए तो वो स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करेगा ताकि उसको प्रॉफिट मिले अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। इन्वेस्टर देखिए क्या सोचेगा, इन्वेस्टर ही सोचेगा कि अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई है। टैरिफ को लेकर अभी भी आगे न्यूज़ आ सकती है, 90 डे का जो रुकावट हुई है, जो पोस्टपोन्ड हुआ है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। 90 डेज़ के बाद में हो सकता है ज़्यादा टैरिफ अप्लाई हो जाए, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी नहीं है, क्योंकि ट्रेड डील्स हुई इंडिया के साथ में, तो चलो ठीक है, वो थोड़ा सा प्लस साइड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अर्निंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। गोल्ड हमको जो इशारा कर रहा है वो थोड़ा सा चिंताजनक है एक्विटी के लिए, क्योंकि गोल्ड अगर ऑल टाइम हाई पे होगा, कंटिन्यूसली गोल्ड में बाइंग होगी, तो एक्विटी के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होगी, तब जाके इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है 11%, ये जो आप यहाँ से लेकर यहाँ की तेजी देख पा रहे हैं, ये 11% की है। तो 11-12% अगर मार्केट एकदम से चल जाता है तो वो क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे फियर में था और अब ग्रीड में आ चुका है। अब इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर है वो ग्रीडी बन चुके हैं, बल्कि जब मार्केट के अंदर ग्रीड हो तो आपको थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, फियरफुल रहना चाहिए। तो मेरी अभी कोशिश ये है कि अभी मैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूं एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि ये जो तेजी मिली है, हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग, या फिर इसके बाद में निफ्टी और ऊपर चल जाए तब प्रॉफिट टेकिंग होगी, तब जाके मैं कुछ करूंगा। नहीं तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब जब गिरावट होती है तब इन्वेस्टिंग कर चुका हूँ, चाहे वो फंड्स में हो, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स में हो, किसी में भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जो भी आपकी इन्वेस्टिंग है, वो इक्विटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो निफ्टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मार्केट अच्छा करेगा तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा करेगा। तो इतनी तेजी होने के बाद में थोड़ा सा शांति रखी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप क्या कर रहे हो इन लेवल्स पे, आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के नंबर्स भी अपने को देखने पड़ेंगे, कैसे नंबर्स यहाँ पे आते हैं। बाकी दोस्तों आगे चल के कुछ होता है, कुछ गिरावट आती है, वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। जब मार्केट गिरेगा तो लोग सोचेंगे और गिरना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए, फिर मार्केट चल जाएगा तो खरीदेंगे। तो उल्टे काम करने वालों की कमी नहीं है मार्केट के अंदर, वो सब चीज़ें आपको पता ही है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो मार्केट नीचे आता है, गिरता है, जब हर जगह नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मैं भी आपको नेगेटिव न्यूज़ बताऊंगा, क्योंकि वही अभी फ्लो होगी। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब न्यूज़ चेंज भी होती है, मार्केट अच्छा भी करता है, तो उस समय वहाँ पे मौके होते हैं मार्केट के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों आगे चल के किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बाकी मैं आपको नंबर्स बताना चाहूँगा, ये शीट आपके सामने आ चुकी है, स्क्रीनशॉट आप इसका लेके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के नंबर्स आए नहीं है। जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय वारी एनर्जीज़ के नंबर्स आए नहीं है, तो इसको आप खुद से देखना। अगर हुआ तो मैं वीडियो दे दूंगा, बाकी आज शायद एक वीडियो आपको मिले यही वाला। आप देखिए एयू के नंबर्स आप देख सकते हैं खुद। मैं हैवेल्स के नंबर्स बताता हूँ आपको सबसे पहले। इसमें आप देखोगे तो 6257 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 465 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए। तो इसमें 6200 की सेल्स नहीं है, 6500 की है, और 465 करोड़ के प्रॉफिट नहीं, यहाँ के 517 करोड़ के प्रॉफिट है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है बीट। नंबर्स कंपनी ने अच्छे दिए हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है।
सेल्स कंपनी की बढ़ी है 20% के साथ में, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है 16% के साथ में, विच इज़ गुड अभी की मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए। और हैवेल्स का जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, अभी थोड़ा सा वीक हो रखा है क्योंकि टोटल मार्केट वीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अच्छी तेजी हमने देखी है क्योंकि एक जो पैटर्न है हम उसको नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस था जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और यही अब इसका सपोर्ट बना और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नंबर्स अगर मार्केट को पसंद आते हैं, कल रिएक्शंस अच्छे आते हैं, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ होगी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो प्ले करेंगे शायद इसके अंदर और ऑल टाइम हाई इसको लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब इसी तरह से मार्केट चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कंपनी के नंबर्स के साथ में। सेकेंड कंपनी है HCL टेक, इसके भी नंबर्स को देखते हैं कि कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले 30,261 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 21.60% के मार्जिन होने चाहिए, 4,338 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो 30,200 हम बोल सकते हैं और 4,338 हम इसमें बोल सकते हैं। तो 30,200 ठीक है, 4,338 ठीक है, उस हिसाब से नंबर से मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है, ज़्यादा कुछ खास गैप नहीं है। तो डिसेंट नंबर है इसके, 6% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है और 8% के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ चुका है। और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा इससे अपने को समझ में आएगा कि नंबर्स कैसे हैं। नेट प्रॉफिट है 43.1 बिलियन रुपीस का और एस्टिमेट थी 43 बिलियन, तो ठीक है नंबर्स नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम बोल सकते हैं इन लाइन है। रेवेन्यू को देखते हैं तो 302 बिलियन की यहाँ पे अमाउंट है और एस्टिमेट 302.7, ठीक है, उसी के आसपास है, इन लाइन है। और मार्जिन्स को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे 18.1%, लेकिन 17.99% ये थोड़ा सा कम है बस। और डिक्लेयर किया जा चुका है डिविडेंड विच इज़ 80 रुपीज़ प्रति स्टॉक, ठीक है, तो 18 रुपीज़ का डिविडेंड भी यहाँ पे मिला है। नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है, 6 बजे के आसपास के नंबर्स हैं, तो कल देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। बाकी मैनेजमेंट कमेंट्री ने बताने की कोशिश की है कि अभी तक कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखा है इनको टैरिफ का, अब आगे चल के दिखेगा क्योंकि जैसे अभी नंबर्स दिए कंपनी ने वैसे तो नहीं आएगा अगर टैरिफ का इम्पैक्ट होगा तो, लेकिन चलो ठीक है, अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट इनको नहीं दिखा है। कंपनी का पता ही है आपको, काफ़ी अच्छी कंपनी है लार्ज कैप कैटेगरीज में। अगर हम कंपेयर करें TCS के साथ में, इसको विप्रो के साथ में, इन्फी के साथ में, तो उनसे अच्छी ग्रोथ निकलती है इसमें डबल डिजिट के साथ में, और वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल होती है और डिविडेंड यील्ड भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो टोटल IT सेक्टर अभी जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे कंपनीज चलेगी इसमें, और आगे देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस को आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शीट मैंने आपको दे ही दी है, मैं व्हाट्सएप भी आपको कर दूंगा चैनल पर, तो बाकी कंपनीज के नंबर्स पे आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी आप क्या करें उस मार्केट के अंदर कमेंट करके बताना जरूर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।